Hello everyone. Today we start a new topic in the chapter number 8, that is slump sale. और ये वाला जो टॉपिक है अपना स्लम सेल का, ये यूजफुल होगा सीआर के पार्ट ए के अंदर। तो सीआर का पार्ट ए के अंदर स्लम सेल ये काम आएगा, और जो अपना इनकम टैक्स है उसके अंदर भी ये कंसेप्ट काम आने वाला है। मतलब इनकम टैक्स में चैप्टर नंबर 8 एंड सीआर के पार्ट ए के अंदर चैप्टर नंबर टैक्सेस एंड स्टाम्प ड्यूटी के अंदर हमने बात की थी चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 9 होगा। यस, कम टू द पॉइंट। सर पहला पॉइंट ये आता है, सर ये जो स्लम सेल की जो आप बात कर रहे हो, ये स्लम सेल का कंसेप्ट क्या है? जब आप पूरा का पूरा जो अंडरटेकिंग है, उस अंडरटेकिंग को आप ट्रांसफर कर देते हो विदाउट असाइनिंग values to individual asset and liabilities। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डिवीजन है, जो आपका अंडरटेकिंग है, तो आपने पूरा का पूरा डिवीजन, पूरा का पूरा अंडरटेकिंग आपने बेच दिया। उस डिवीजन और उस अंडरटेकिंग में लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, प्लांट मशीनरी भी है, स्टॉक भी है, डेटर्स भी है, तो उनकी इंडिविजुअली वैल्यू अपन असाइन नहीं करते। हमने क्या किया है, पूरा का पूरा अंडरटेकिंग लमसम वैल्यू के लिए, किसके लिए बेटा? लमसम वैल्यू के लिए हमने पूरा का पूरा अंडरटेकिंग, पूरा का पूरा डिवीजन ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया विदाउट assigning values to individual asset and liabilities, that is known as slump sale। तो क्या बेचा? क्या आपने एसेट बेची? आंसर इज नो। तो इंडिविजुअल एसेट की हम बात नहीं करें, हम बात करें पूरा का पूरे डिवीजन की, हम बात करें पूरे की पूरी अंडरटेकिंग की। और जब पूरा का पूरा अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर देते हो, उसे हम बोलते हैं दैट इज स्लम्प सेल। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने सेल किया है पूरे डिवीजन को, तो जो कैपिटल एसेट है, क्या है बेटा? कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट क्या है? डिवीजन या अंडरटेकिंग। क्योंकि इंडिविजुअल एसेट की तो बात ही नहीं कर रहे, तो इंडिविजुअल एसेट की तो हम वैल्यूज असाइन नहीं करते, हम तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा डिवीजन और अंडरटेकिंग बोलते हैं कि कितने मिलेगा, 2 करोड़ में 5 करोड़। तो पूरा 2 करोड़ 5 करोड़ आपने बेच दिया। तो जो कैपिटल एसेट है वो क्या? वो इंडिविजुअल एसेट नहीं है। प्लांट मशीनरी की बात नहीं हो रही, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, लैंड की बात नहीं हो रही, स्टॉक की बात नहीं हो रही, डेटर्स की बात नहीं हो रही। जो इंडिविजुअल एसेट है उनकी बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? पूरा डिवीजन की। तो ये जो पूरा डिवीजन है और पूरी जो अंडरटेकिंग है आपकी, उसको हमने क्या बोला? दैट इज अ कैपिटल एसेट। और ये कैपिटल एसेट आपकी क्या हो सकती है बेटा? ये कैपिटल एसेट आपकी क्या हो सकती है? या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब होगी? जब इस डिवीजन को बनाए हुए या खरीदे हुए कितना टाइम हो गया? मोर देन 36 मंथ्स। और यदि अप टू 36 मंथ्स तो शॉर्ट टर्म। और किसकी बात करनी है? इंडिविजुअल एसेट वाली बात नहीं करनी, हमें इंडिविजुअल एसेट की बात ही नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है? जो पूरा का पूरा अंडरटेकिंग और जो डिवीजन है। तो ये अंडरटेकिंग और डिवीजन यदि खरीदे हुए और परचेज किए हुए, बनाए हुए, हमें कितना टाइम हो गया? मोर देन 36 मंथ्स से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और अप टू 36 मंथ्स हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। यहां तक क्लियर? अपन अपने नोट्स में आ रहे थे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना बेटा। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ स्लम्प सेल अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यदि कभी कुछ छोड़ना हो तो ये नहीं लीव करना। ये हो सकता है दोनों जगह आ जाए, सीआर में भी आ जाए, इनकम टैक्स में भी आ जाए, हो सकता है दोनों में से एक जगह तो आई, और नहीं भी आए तो नहीं है।
लेकिन लॉजिकली आना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। और स्लम सेल वैसे भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीएस फाइनल, फ्रीक्वेंटली आज की हो सके, अच्छा टॉपिक है। पहला पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय स्लम सेल? स्लम सेल का मतलब क्या हुआ? स्लम सेल का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग बाय एनी मींस। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन? फॉर ए लमसम कंसिडरेशन। मैंने क्या बोला? फुल वैल्यू, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू नहीं ले रहे हो, लमसम वैल्यू बोल रहे हैं। पूरे डिवीजन का लमसम बोलो, 5 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ या 10 करोड़। आपको इंडिविजुअल वैल्यू असाइन नहीं करनी, विदाउट वैल्यूज बीइंग असाइंड टू द इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटीज इन सच सेल। अरे जो आपका डिवीजन है, जो आपका अंडरटेकिंग, उसमें बहुत सारी एसेट है, उन एसेट को इंडिविजुअली वैल्यू असाइन किए बिना जो पूरा का पूरा डिवीजन है और जो पूरी की पूरी अंडरटेकिंग है, उसको लमसम वैल्यू के लिए हम ट्रांसफर करते हैं, दैट इज अ स्लम सेल। The determination of value of an asset or liability, ये स्टाम्प ड्यूटी के पर्पस के लिए, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए या कोई टैक्सेस के लिए, यदि आपको किसी एसेट का वैल्यू यदि इंडिविजुअली कैलकुलेट करना तो प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा, वो तो जरूरी है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू चाहिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो आपने डिवीजन बेचा है ना, तो उस डिवीजन को बेचते टाइम, डिवीजन को सेल करते टाइम आपने क्या किया? आपने एसेट पर फोकस नहीं किया, आपने बोला 5 करोड़ 10 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, तो पूरा डिवीजन और पूरा अंडरटेकिंग लमसम वैल्यू के लिए ट्रांसफर किया, सेल किया, दैट इज अ स्लम सेल। टैक्सेस या किसी और पर्पस के लिए यदि एसेट और लायबिलिटीज का यदि इंडिविजुअल वैल्यूज यदि कैलकुलेट किया जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफर का वही मतलब होता है जो नॉर्मली इनकम टैक्स में होता है, तो मतलब की बात नहीं है। तो डायरेक्टली आ जाओ पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर 2, अभी हमने जो बात की वो किसकी बात की? स्लम सेल का मीनिंग एज पर सेक्शन 2 क्लोज 42C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब हम बात करेंगे सेक्शन 50B, दैट इज ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। सर कैपिटल गेन टैक्स कैसा है? मैंने बताया ना बेटा, आपने डिवीजन ट्रांसफर किया और डिवीजन क्या है? कैपिटल एसेट, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो यदि कैपिटल एसेट को यदि ट्रांसफर करोगे तो क्या लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 50B। तो अभी तक हम क्या करते थे? सेक्शन 50B था, नाउ देयर इज अमेंडमेंट। अभी तक तो अमेंडमेंट में बताया नहीं, तो एक अमेंडमेंट है वो यहां आएगा तो बताऊंगा कहां पे अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 50B, एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द स्लम सेल। स्लम सेल आपने ट्रांसफर किया तो क्या आएगा? कैपिटल गेन इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर shall be chargeable to the income tax as capital gain in the previous year in which such transfer took place। जिस प्रीवियस ईयर में स्लम सेल हुई, जिस प्रीवियस ईयर में आपने डिवीजन बेचा, जिस प्रीवियस ईयर में आपने अंडरटेकिंग ट्रांसफर की, उस प्रीवियस ईयर में कौन सा टैक्स लगेगा? कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन का रीजन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि आपने क्या बेचा? डिवीजन। आपने क्या बेचा? अंडरटेकिंग। और अंडरटेकिंग क्या है? कैपिटल एसेट। और कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर क्या लगेगा? कैपिटल गेन। कौन से ईयर में? जिस ईयर के अंदर आपका स्लम सेल इफेक्टिव हुआ, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। क्या बेटा? हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। ये जो अमेंडमेंट है ना बेटा, पूरे कैपिटल गेन टैक्स में नहीं है। There is no amendment in the other taxes. Hello everyone, come to the point. The point is very important. Capital gain tax अंदर जो अमेंडमेंट हुआ नॉर्मल जगह अप्लाई मत कर देना, आपको फॉर्मेट पता है। कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन टैक्स। आपको बच्चा बोल रहा है सर मुझे फॉर्मेट याद नहीं है, किसने बोला फॉर्मेट याद होना चाहिए? थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगा सकते हैं ना बेटा। तो यदि हम कॉमन सेंस यदि लगाते हैं तो कोई भी गेन कैसे कैलकुलेट होता है? गेन मतलब प्रॉफिट और लॉस। तो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे? तो जो आपने एसेट ट्रांसफर की, जो कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर की, उसका सेल प्राइस, इसे हम क्या बोलते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। full value of consideration minus expenses on transfer। इसको क्या नाम दूं?
नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। शॉर्ट टर्म में तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा, ब्रैकेट में लिख देता हूं। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो क्या होगा, आवाज नहीं आई, इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। क्या वापस से बोलो, यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यदि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मैं स्लम सेल पे भी आया नहीं, स्लम सेल पे तो अब आऊंगा, मैं नॉर्मली बता रहा हूं कि कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। तो जो भी इंडेक्सेशन करके जो भी आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आया वो माइनस कर देना। माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा, क्या है, यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अभी तक स्लम सेल में भी यही प्रोविजन था, पर उसमें एक चेंज था जो स्टार्टिंग से था कि इंडेक्सेशन नहीं होता। ये तो हमने एग्जीक्यूटिव में ही पढ़ लिया था, एक्सेप्शन थी। हर केस में आपको इंडेक्सेशन करना पड़ता है, लेकिन जब स्लम सेल होती है तो इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है। तो बात समझ में आ गई, बाकी फॉर्मेट यही था। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम क्या लेते, एक्चुअल कंसिडरेशन। स्लम सेल भी अभी तक ऐसा ही होता था। देयर इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ओल्ड अभी तक बिफोर फाइनेंस एक्ट 2021 जो स्लम सेल, हमें स्लम सेल पे आगे बढ़ा, तो स्लम सेल में अब तक हम क्या करते थे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते थे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लेते थे एक्चुअल कंसिडरेशन। तो जो अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर, दैट इज कि आफ्टर अमेंडमेंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया तो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं होगा। इट इज अ फेयर मार्केट वैल्यू 1, फेयर मार्केट वैल्यू 2, whichever is higher. This is the amendment. Very very important. क्या बोला बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही लेना पड़ेगा। अभी तक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम क्या लेते हैं, एक्चुअल कंसिडरेशन। सर व्हाट इज एक्चुअल कंसिडरेशन, जो मिला, आपने पूरा डिवीजन बेचा 10 करोड़ में, तो 10 करोड़ लिख दो, ये होता है। अब तक फाइनेंस एक्ट 2021 से स्लम सेल का कैलकुलेशन चेंज हो गया। अब जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा वो लिया जाएगा एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू 1, एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू 2, व्हिचएवर इज हाई। ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन इस पर आने से पहले हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो अभी तक ये जो फॉर्मेट था बिल्कुल सेम है। यस, computation of capital gain. The capital gain shall be computed. The capital gain shall be computed as follows: full value of consideration. पहले भी हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ करता था, एक्चुअल कंसिडरेशन होता था। अब क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, कैलकुलेटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर इन द रूल्स, रूल 11 यूए। वो हम पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एफएमवी 1 और एफएमवी 2 विच में वो आगे बताऊंगा। यही चेंज हुआ है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो कोई भी एसेट को ट्रांसफर करने पर जो भी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा वो एक्चुअल कंसिडरेशन लेने की बजाय हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। बाकी हम पहले भी ये किया करते थे, वो आपको अभी भी करना है। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, क्या बोलते हैं, नेट कंसिडरेशन। ये जो नेट कंसिडरेशन का जो अपना अमाउंट आया, इसमें आपको माइनस करना होगा नेटवर्थ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते हैं। स्लम सेल के केस में कभी भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक्चुअल बेसिस पे नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि आपने इंडिविजुअल एसेट को बेचा ही नहीं है। आपने क्या बेचा है? डिवीजन बेचा है। तो आप जो कॉस्ट लेते हो वो डिवीजन की लेते हो। तो डिवीजन की कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? नेटवर्थ। तो मतलब ये जो आपको लेना है वो क्या लेना है बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इट इज अ नेटवर्थ। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडेक्सन नहीं होगा। इंडेक्सन नहीं होगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे अप टू 36 मंथ्स हो, चाहे मोर देन 36 मंथ्स हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंडेक्सन नहीं होगा। हर जगह करना पड़ेगा, स्लम सेल में नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको स्लम सेल का कैपिटल गेन बता रहा हूं, नॉर्मल कैपिटल गेन नहीं बता रहा हूं। नॉर्मल कैपिटल गेन में आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन वहां पे लिमिट भी चेंज होती है जो मैं आगे बताऊंगा। कहीं 12 मंथ्स है, कहीं 24 मंथ्स भी है, कहीं 36 मंथ्स भी है। मैं स्पेसिफिक यहाँ पे बात कर रहा हूं ओनली स्लम सेल की। मोर देन 36 मंथ्स लॉन्ग टर्म, अप टू 36 मंथ्स शॉर्ट टर्म, लेकिन इंडेक्सन नहीं होगा। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, दैट इज द नेटवर्थ। वो आपने माइनस कर दिया, और जैसे आपने माइनस किया, माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा, दैट इज द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये आ गया आपका हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन का फॉर्मेट आ गया। अब इस कैपिटल गेन के अंदर बहुत सारे आइटम आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। बेसिकली हमें यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और 3 कैलकुलेट करना होगा। पॉइंट नंबर 2 तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। क्वेश्चन में दिया हुआ तो अमाउंट लिख लो, और नहीं दिया हुआ तो क्या हो जाएगा? 0। तो पहला पॉइंट, अभी तक मैं पॉइंट नंबर 1 भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 ने चेंज कर दिया कि जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा आपके स्लम सेल का, वो अब एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं होगा। क्या होगा बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू होगा। बोलो भाई सर, क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू होगा, 1 और 2 विच एवर इज हायर। Fair market value of the capital assets shall be higher of fair market value of the capital asset क्या होगा? higher of FMV 1 और FMV। यहां तक कोई डाउट? मतलब फुल वैल्यू कंसिडरेशन अब तक हम क्या लेते थे? एक्चुअल कंसिडरेशन लेते थे। अब फाइनेंस एक्ट 2021 ये बोलता है कि जो फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफवीसी होगा, वो क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू होगा। और फेयर मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करने के हमें 2 तरीके बनाए, और दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो आप कंसिडर करोगे। बहुत इजी बेटा, इजी तरीके से हम बात करेंगे। और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप नोट्स बनाना। जिस स्टाइल में पढ़ा रहा हूं उसी स्टाइल में घर जाके आपको नोट्स बना दें। यस, पॉइंट नंबर बी। हम जनरली ए याद करते हैं, पहले पॉइंट बी याद करेंगे, फिर सी याद करेंगे, फिर डी याद करेंगे, फिर पॉइंट नंबर ए पे आएंगे। तो पॉइंट नंबर ए बाद में, रीजन बता दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? हमें कैलकुलेट करना है फेयर मार्केट वैल्यू। क्या कंसिडर करना है? फेयर मार्केट वैल्यू किसकी? ऑफ द डिवीजन। किसकी? ऑफ द अंडरटेकिंग। नहीं, जो पैसा मिलेगा वो लमसम मिलेगा। कैलकुलेट करने के लिए मैं इंडिविजुअल करूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड, लड़ना मत। मतलब जो डिवीजन आपने बेचा वो 10 करोड़ में बेच दिया, लेकिन जब हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो पूरे डिवीजन की जब फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो स्लम सेल पर कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इंडिविजुअल एसेट देखनी पड़ेगी कि उनकी क्या क्या फेयर मार्केट वैल्यू है। लेकिन आपने बेचा पूरा अंडरटेकिंग है, पूरा डिवीजन है। इंडिविजुअल वैल्यूज आपने नहीं देखी, ओनली टैक्स के पर्पज के लिए फेयर मार्केट वैल्यू आप अलग अलग देखोगे। पॉइंट नंबर बी, ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। बताओ कैसे बनाना है, मैं आपको बनाना भी सिखाता हूं। और नोट्स जब बनाएंगे, नोट्स भी बनाएंगे, एज वेल एज अपन क्या करेंगे, कंसेप्ट को ही समझेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू 1, फेयर मार्केट वैल्यू 1 विल बी
एक्चुअली अपन नंबर बदल देते, लेकिन लो मेकर ने यूज किया ए बी सी डी, तो इन्होंने जो बी बोला है वही हमें बी बोलना पड़ेगा, अदरवाइज तो हमारा बनाया हुआ होता तो बी को ए बोल देता, मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस बोल देता। या तो भी वर्ड यूज करें, और यदि यूज करें तो जो लो मेकर ने यूज किया है रूल नंबर 11 यूए में हमें वही यूज करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर बी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ और ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। मतलब क्या? मतलब ये कि जो डिवीजन अंडरटेकिंग आपने बेचा ना, तो जो डिवीजन अंडरटेकिंग आपकी तरफ सेल किया जा रहा है वो डिवीजन के अंदर आपका क्या है, कोई ज्वेलरी या आर्टिस्टिक वर्क है, इसमें आपके बिजनेस के अंदर, एसेट के अंदर। तो ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क की फेयर मार्केट वैल्यू आप क्या लोगे? क्या लोगे बेटा? ओपन मार्केट वैल्यू, कौन सी वैल्यू लेंगे अपन? ओपन मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय आरवी। एज डिटरमाइंड बाय आरवी ऐसे लिख लो, ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट, एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट। और वैल्यूएशन रिपोर्ट किसकी होगी? ऑफ आरवी। आरवी मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आरवी मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बाद जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसके आधार पे ओपन मार्केट वैल्यू ओएमवी, ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगी? कंसीडर की जाएगी किसकी? फॉर ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में जो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आपका जो डिवीजन है, जो आपका अंडरटेकिंग है, उस अंडरटेकिंग और डिवीजन के अंदर जो एसेट है वो एसेट क्या हो सकती है? फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अपन क्या करेंगे बेटा? फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन सिलम सेल आपने किया, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया डिवीजन अंडरटेकिंग का, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू आपकी कंसिडर की जाएगी। और ये वैल्यूज आप डिटरमाइन करोगे एज पर रूल 11 यूए। और जो रूल नंबर 11 यूए के अंदर जो फेयर मार्केट वैल्यू आपका बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, फेयर मार्केट वैल्यू। तो अपन ने क्या किया? एसेट के अंदर ज्वेलरी ले लिया, आर्टिस्टिक वर्क ले लिया, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ले लिया। नाउ वी कम टू अ थर्ड पॉइंट, दैट इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। बी सी डी, एक्चुअली थर्ड पॉइंट सी बोलने में आ गया, डी यही। बी के अंदर हमने लिया ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क को, सी के अंदर हमने लिया शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को, डी के अंदर हम लेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टीज को। जिनको भी थोड़ा सा आइडिया होगा तो सर इमूवेबल प्रॉपर्टीज की सर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, क्या होती? स्टाम्प ड्यूटी के पर्पज के लिए डीएलसी रेट भी बोलते हैं। तो जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है ना, स्टाम्प ड्यूटी,
डीएलसी रेट पे लगेगी, जो प्रॉपर्टीज के अंदर डील करते हो डीएलसी रेट भी सुना होगा। तो जो ए प्रॉपर्टीज का कौन सा वैल्यू बेटा, कौन सा वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। तो तीन एसेट को हमने अलग ले लिया, ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क हो गया, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हो गया, ए मूवेबल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम क्या लेंगे, अदर। फॉर अदर एसेट, तो बता सकते हैं अदर एसेट का मतलब क्या हुआ, बता सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो अदर एसेट का मतलब क्या हुआ, ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अलावा जितनी भी आपकी एसेट है, तो उन सारी एसेट की आप कौन सी वैल्यू लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा, बुक वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बीओए। बीओए क्या हुआ बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तौर पे जो भी आपकी बुक वैल्यू आ रही है, वो बुक वैल्यू आपको क्या करनी है, कंसिडर करनी है फॉर अदर एसेट। अदर एसेट मतलब इन तीन एसेट के अलावा, इन तीन एसेट के अलावा कोई भी एसेट आपके दिमाग में आती है तो ये अमाउंट आपको लेना है। तो ज्वेलरी का ओपन मार्केट वैल्यू आ गया, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का फेयर मार्केट वैल्यू एज पर रूल नंबर 11 यूए आ गया, ए मूवेबल प्रॉपर्टी का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपको कंसिडर करना होगा, और फॉर अदर एसेट के लिए हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू लेंगे एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको कुछ आइटम माइनस भी करने पड़ेंगे, तो जो अदर एसेट आएगी, तो अदर एसेट के लिए बुक वैल्यू लिया एज पर बुक्स अकाउंट्स लिया, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा कि सर क्या माइनस करेंगे, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड। जितना भी आपने इनकम टैक्स पे कर दिया वो इस अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा बुक वैल्यू में से। तो जो आपका बुक वैल्यू आएगा एसेट का, उसमें से जो इनकम टैक्स पेड वाला जो पार्ट है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स पेड जो आएगा ये वाला जो अमाउंट भी माइनस करना पड़ेगा। इसको और इजी बना देता हूं, इनकम टैक्स पेड माइनस इनकम टैक्स रिफंड। कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ, मतलब टोटल 2 लाख का इनकम टैक्स पे किया, जिसमें से 2 लाख में से 50,000 का तो वापस से रिफंड आ गया, तो नेट इनकम टैक्स कितना पे किया आपने, तो 1.5 लाख की माइनस होगा। आया कि नहीं आया समझ में, एक्चुअली टोटल 2 लाख का इनकम टैक्स पे किया था, लेकिन वो ज्यादा हो गया था, तो आपको इनकम टैक्स का 50,000 का रिफंड मिल गया, तो जो नेट इनकम टैक्स जो आपने पे किया वही आपको माइनस करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ। और एक और अमाउंट आपको माइनस करना है जो आपके एसेट साइड में आएगा, डेफर्ड एक्सपेंसेस भी आपको ध्यान है, डेफर्ड एक्सपेंसेस, डेफर्ड एसेट, तो किधर आती है, एसेट साइड में आती है डेफर्ड एक्सपेंसेस। डेफर्ड एक्सपेंसेस, डेफर्ड मतलब आपने पढ़ा होगा, ये अकाउंट्स के अंदर आता है, नॉर्मल अकाउंट्स में आता है। डेफर्ड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो नंबर ऑफ ईयर्स तक किए जाते, मतलब एक्सपेंसेस तो आपने अभी कर दिए लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए किए गए हैं, वो कैपिटल एसेट भी नहीं है लेकिन डेफर्ड है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट पे जो आपने एक्सपेंसेस किया या एनी अदर एक्सपेंसेस, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ, माइनस अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डेफर्ड
एक्सपेंसेस माइनस अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस। तो बुक वैल्यू एज पर बुक्स अकाउंट्स के अंदर जो नेट इनकम टैक्स पे किया माइनस होगा, अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस भी आपका माइनस होगा। यहां तक कोई डाउट? ये कौन सी वैल्यू ली हमने फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर? सर ये फेयर मार्केट वैल्यू 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, और फेयर मार्केट वैल्यू जब आप कंसिडर करोगे तो आपको क्या निकालना है? डिवीजन निकालना है। डिवीजन क्या निकालना है? डिवीजन। डिवीजन में क्या ओनली एसेट होती है? तो फेयर मार्केट वैल्यू किसका आया? फेयर मार्केट वैल्यू किसका आया? ओनली एसेट का आया। ये किसका वैल्यू आया? ओनली एसेट का। अब क्या करेंगे बेटा? बोलो बोलो। माइनस ये सबको ऐड कर लो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। जनरली बोला जाता है, आप कंपाइलर में पढ़ोगे, नोट्स में पढ़ोगे तो लिखा होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन पहले अपन अदर एसेट पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ज्वेलरी अपन ने बी ले लिया, सी अपन ने शेयर्स ले लिया, डी अपन ने इमोबल प्रॉपर्टी ले लिया, बी प्लस सी प्लस डी देन प्लस ए दैट इज अदर एसेट। तो ये सारे एसेट का हमने क्या किया? फेयर मार्केट वैल्यू जो भी आता है एज पर रूल नंबर 11 है वो हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? लाइबिलिटीज का वैल्यू। हमें माइनस करना होगा लाइबिलिटीज का वैल्यू। सर लाइबिलिटीज का कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स और अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका लाइबिलिटीज का वैल्यू है वो आप माइनस कर दो। क्या बोला मैंने? जल्दी जल्दी फटाफट एवरीवन फास्ट। क्या कह रहा हूं मैं? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू 1 चाहिए, पूरे डिवीजन की चाहिए, पूरे डिवीजन की चाहिए। तो जो एसेट है उन एसेट का तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लिया, माइनस करना होगा लायबिलिटीज साइड। तो हमने बोला पूरा का पूरा लायबिलिटीज माइनस कर दो। तो फिर मैंने बोला बेटा लायबिलिटीज साइड में इक्विटी साइड कैपिटल भी आते हैं, रिजर्व्स भी आते हैं। तो रुको, तो जितना भी लायबिलिटीज है वो माइनस होगा। कौन सा वैल्यू होगा? बुक वैल्यू होगा एज पर बुक्स और अकाउंट्स, बट नॉट इंक्लूड। नॉट इंक्लूड का मतलब माइनस नहीं करना, लाइबिलिटीज के अंदर ये कंसिडर नहीं करना। इसके अलावा, किसके अलावा? इनके अलावा, इनके अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज साइड के अंदर लाइबिलिटीज है वो सब माइनस होगी। तो क्या क्या माइनस नहीं होगी? लिखते जाओ फटाफट। पॉइंट नंबर 1, एड अप इक्विटी कैपिटल। एड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। एड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पॉइंट नंबर 2, amount set apart for payment of dividend on preference shares and equity shares रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये सब लाइबिलिटीज में आते हैं। ये सब लाइबिलिटीज में सही आते हैं। यदि आपको बैलेंस शीट याद आ रही होगी, सब लाइबिलिटीज में लिखे होते हैं। तो अभी हमने क्लैरिफाई किया लाइबिलिटीज का पूरा अमाउंट आएगा बुक वैल्यू वाला, लेकिन इन लाइबिलिटीज को छोड़ के, इनको रिजर्व एंड सरप्लस को हटा के, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को हटा के, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को हटा के,
प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर ये हमने एमएटी के अंदर ही पढ़ा था, प्रोविजन फॉर अनएसर्टेन्ड लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, समझ में आया बेटा। हम फेयर मार्केट वैल्यू 1 निकाल रहे हैं। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? फेयर मार्केट वैल्यू 1 निकाल रहे हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 एक बार पूरा वापस से फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 किसका निकाल रहे हैं? डिवीजन का या एक इंडिविजुअल एसेट का। इंडिविजुअल एसेट का नहीं निकाल रहे, फेयर मार्केट वैल्यू 1 पूरे डिवीजन की बात की जा रही है, क्योंकि आपने पूरा डिवीजन बेचा है। तो उसको निकालने का जो तरीका है वो क्या है? पॉइंट नंबर बी, इसको क्या बोलते हैं बता देता हूं। पॉइंट नंबर बी, सी डी प्लस ए माइनस लायबिलिटीज को क्या बोलेंगे? एल। तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए माइनस एल, इट इज अ फेयर मार्केट वैल्यू 1। यहां तक क्लियर है बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू 1 कैसे निकाला? ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क का ओपन मार्केट वैल्यू, शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू, और इमोरल प्रॉपर्टी का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, अदर एसेट का बुक वैल्यू, और लाइब्रेरीज के अंदर जो भी है बुक वैल्यू लिया जाएगा, लेकिन इन लाइब्रेरीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा, इनको हटा के। दिस इज अ फेयर मार्केट वैल्यू, दिस इज अ फेयर मार्केट वैल्यू 1। ये फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, ये फेयर मार्केट वैल्यू 1 है। एक ऑप्शन और प्रोवाइड किया इन्होंने, इससे पहले था ही नहीं। फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले कोई तरीका ही नहीं था, एक्चुअल कंसिडरेशन लिया जाता था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर क्या लिया जाएगा? तो फेयर मार्केट वैल्यू 1, दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू 2। यही बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। फेयर मार्केट वैल्यू 2 क्या लिया जाएगा? ये बोलता है थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, नो, जो मिला वो बात करो, जो मिला वो बात करो। जो मिला मतलब कंसिडरेशन मिला, क्या बेचा? डिवीजन। क्या बेचा? अंडरटेकिंग। तो जो डिवीजन और अंडरटेकिंग आपके पास ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके बदले जो कंसिडरेशन मिला, थोड़ा दिमाग में जोड़ दो। ये तो हम पता नहीं बचपन से बोलते जा रहे हैं। कंसिडरेशन में भी मनी फॉर्म और मे बी काइंड फॉर्म। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन पूरा का पूरा मनी फॉर्म में हो, केस फॉर्म में हो। कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, राइट और नॉट? तो फेयर मार्केट वैल्यू 2 ये बोलता है, मेरा तरीका था याद करने का। फेयर मार्केट वैल्यू 1 में तो हमने पूरा फेयर मार्केट वैल्यू लिया, जो मार्केट वैल्यू है, मतलब थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया कि क्या वैल्यू मिल सकता है। 2 में हमने क्या बात की? क्या मिला? सुनो मेरी बात, आपको याद रहेगा। 1 में क्या बोला? क्या मिल सकता था। 2 में क्या बोला? क्या मिला? तो जो मिला वो ऐड कर दो। तो कंसिडरेशन मनी फॉर्म में मिला होगा और कंसिडरेशन काइंड में मिला होगा। वैल्यू ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन, value of monetary consideration received, value of monetary consideration received on the transfer of slum sale, on the transfer of division, on the transfer of undertaking। तो जो डिवीजन और अंडरटेकिंग आपको ट्रांसफर किया जा रहा है, उस पे आपको जो मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला उसका वैल्यू, अमाउंट ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव। सर इसको क्या नाम दिया जाएगा? पॉइंट नंबर ई।
और जो नॉन मॉनिटरी जो आपने रिसीव किया, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन रिसीव, तो जो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन जो आपने रिसीव्ड किया होगा सर, वो क्या क्या रिसीव्ड किया है? तो यदि नॉन मॉनिटरी जो कंसिडरेशन जो आपको रिसीव्ड हुआ वो क्या मिला? शेयर्स और सिक्योरिटीज, ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, और एक और पॉइंट था, क्या था वो? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो फेयर मार्केट वैल्यू 2 क्या बोलता है कि जितना मॉनिटरी कंसिडरेशन आपको मिला वो तो पूरा का पूरा अमाउंट ऐड कर दो, और नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन जो आपको मिला है, तो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन यदि आपको शेयर्स के फॉर्म में मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा? फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। और ये ज्वेलरी के केस में कौन सा वैल्यू लिया जाएगा बेटा? ज्वेलरी के केस में ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का कौन सा लेते हैं अपन? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। ये जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ है नॉन मॉनिटरी, उसका वैल्यू निकाल लिया। मॉनिटरी मनी आपको पता ही है कि उन्होंने 4 करोड़ दिया, ये सब ऐड कर दो, इट इज अ फेयर मार्केट वैल्यू 2, इट इज अ फेयर मार्केट वैल्यू 2। समझ में आ गया? दोनों में से विच एवर इज हायर। इसमें एक और बात, ये ई हो गया, इसको क्या बोलेंगे बेटा? एफ जी एच। तो फेयर मार्केट वैल्यू 2 कैसे निकालते हैं अपन? उसमें सब ऐड करना होता है, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, इन सबको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू 2। ये आ जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू 2। क्या आ जाएगा बताइए? फेयर मार्केट वैल्यू 2। कौन सी वाली वैल्यू लेंगे? 1 लेंगे या 2 लेंगे? अक्कर बक्कर बम्बे वो 80 90 नहीं, विच एवर इज हायर। बिल्कुल सही बात। एफएमई 1 और एफएमई 2 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। मुझे लगता है पहला क्लियर। अपन कहां थे बेटा? वापस से जाओ, वापस से जाओ, वापस से जाओ। सर कहां थे? सर यहाँ थे। हमें कैलकुलेट करना था कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का आपने तरीका बताया। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगी? बोलो मेरे साथ। फेयर मार्केट वैल्यू 1, फेयर मार्केट वैल्यू 2, विच एवर इज हायर। सर पहला आइटम क्लियर। क्वेश्चन में दिया होगा एक्सपेंशन और ट्रांसफर से वो दिया हुआ होगा, माइनस कर लेंगे। क्या आएगा? इसको क्या बोलेंगे? नेट कंसिडरेशन। उसमें से क्या माइनस करना होगा? नेट वर्थ। हमें क्या माइनस करना होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और डिवीजन अंडरटेकिंग के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लिया जाएगा? नेटवर्थ लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? नेटवर्थ लिया जाएगा। So now we come to another important point, how to calculate the net worth. कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ दिख रहा होगा बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ। ये हाईलाइट होने की जगह और प्रॉब्लमेटिक हो गया, ठीक करा देते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि कैपिटल गेन के लिए नेटवर्थ वर्ड यूज नहीं आता, सीओए एंड सीओआई। तो वो क्या होगा? नेटवर्थ होगा। और नेटवर्थ का जनरली मतलब होता है असेट माइनस लाइबिलिटीज, असेट माइनस लाइबिलिटीज। चलिए, तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू 1 में भी किया था बेटा, वो फेयर मार्केट वैल्यू के पॉइंट से था। यहाँ पे कॉस्ट के पॉइंट से बात करेंगे। किसके पॉइंट से बात करेंगे? कॉस्ट। तो कंप्यूटेशन और नेटवर्क कैसे निकाला जाएगा, इसका एक तरीका है।
पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको करना क्या नेटवर्क में, बताइए क्लियर हो गया। नेटवर्क में करना क्या, जल्दी बोलो मेरे साथ, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, ये क्लियर है। तो अब पॉइंट आता है कि एसेट भी जनरली आप बोल सकते हो दो टाइप की होती है, मेनली कौन सी दो टाइप की होती है बेटा, डेप्रिसिएबल एसेट और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, डेप्रिसिएबल एसेट और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। तो जो आपकी डेप्रिसिएबल एसेट है कौन सी है, डेप्रिसिएबल एसेट, तो डेप्रिसिएबल एसेट की कौन सी वैल्यू लेंगे, रिटर्न ऑन वैल्यू। पहला दो तीन कॉलम बन जाएंगे, पहला कॉलम बन जाएगा इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, तो एसेट का कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू WDV लिया जाएगा एज पर ब्लॉक ऑफ एसेट, जो इनकम टैक्स में दिया हुआ होता है 43 क्लोज 6 में। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है सेक्शन 35 AD, कौन सा सेक्शन, हाँ तेज 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। तो स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर जो आप कैपिटल एक्सपेंसेस करते हो उसका डिडक्शन पूरा का पूरा मिल जाता है। तो जब सेक्शन 35 AD वाला यदि आपका बिजनेस है और यदि उन जो कैपिटल एसेट है उस पर आपने क्या किया होगा, फुल डेप्रिसिएशन ले लिया होगा, तो कैपिटल एसेट का वैल्यू कितना लिया जाएगा, नहीं समझ में, नॉर्मल डेप्रिसिएबल एसेट, नॉर्मल डेप्रिसिएबल एसेट रिटर्न ऑन वैल्यू लिया जाएगा। लेकिन यदि उस पर फुल डेप्रिसिएशन आपने ले लिया, क्योंकि 35 AD के अंदर आपका बिजनेस कवर्ड है और 35 AD के अंदर बिजनेस कवर्ड होने की वजह से आपने 10% या 25% डेप्रिसिएशन नहीं लिया होगा, आपने डेप्रिसिएशन लिया होगा फुल, तो अब उसकी वैल्यू कितनी आएगी, निल, क्योंकि वैल्यू बची नहीं है, क्योंकि फुल डेप्रिसिएशन है इसमें। रीजन समझ में आया कि नहीं आया। थर्ड, यदि वो कैपिटल एसेट आपकी गुडविल है, यदि वो कैपिटल एसेट यदि आपकी गुडविल है, तो गुडविल क्या होती है, नकली होती है, ऐसा हम मानते हैं। यदि परचेज करने में कोई गुडविल जनरेट हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आपने वैल्यूड करके गुडविल दिखा दी तो गुडविल तो आप कुछ भी दिखाओ ना। जैसे मैंने तुम्हारा बिजनेस खरीदा बेटा, हेलो एक्चुअली ये जो डिवीजन है, डिवीजन तो मैं तुम्हें बेच रहा हूं, ये डिवीजन मैंने किसी से खरीदा था और जिससे मैंने डिवीजन खरीदा था, तो मैंने डिवीजन जो खरीदा तो उसमें गुडविल जनरेट हुई, वो गुडविल चलेगी, अदरवाइज गुडविल का अमाउंट नहीं आएगा। नहीं समझ में आया बेटा, यस, परचेज किया है तो गुडविल आ जाएगा, अदरवाइज गुडविल का अमाउंट नहीं आएगा। मतलब जो डिवीजन और अंडरटेकिंग आपके पास बेचा जा रहा है, वो डिवीजन जो आपने बेचा उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल आ रही है, जो गुडविल आ रही है ना गुडविल, उस गुडविल का अमाउंट नहीं लिखना, वो गुडविल का अमाउंट तभी लिखना है जब आपने एक्वायर्ड की हो, परचेज की हो तो। और यदि आपने खरीदी नहीं हो, परचेज नहीं किया हो बिजनेस और ऐसे आपने गुडविल जनरेट कर दी हो, तो वो गुडविल का अमाउंट नहीं लिखना। वापस से पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल of a business or a profession which has not been acquired, which has not been acquired by the assessee by the purchase from a previous owner। मैं जिससे आपने डिवीजन खरीदा, तो डिवीजन खरीदते टाइम कोई गुडविल जनरेट नहीं हुई, कोई गुडविल नहीं आई, तो गुडविल नहीं आएगी। और यदि बिजनेस एक्वायर करते हुए कोई गुडविल आया तब तो बात अलग है। समझ में आ गई बात, हाँ परचेज वाला गुडविल लेंगे, एक्वायर्ड गुडविल, परचेज गुडविल, अदरवाइज गुडविल का अमाउंट कितना लेंगे बेटा, निल। जो आपने सेक्शन 35 AD में किया था वैसे यहां पे भी करना हो। हाँ, इन पॉइंट नंबर 1 2 3 के अलावा यदि कोई अदर एसेट है, इन पॉइंट नंबर 1 2 3 के अलावा यदि कोई अदर एसेट है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे। ये किसका पोस्टमार्टम हो गया, एसेट का। तो एसेट का पोस्टमार्टम तो हमने कर दिया, लेकिन नेटवर्थ ओनली एसेट नहीं होती। नेटवर्थ में क्या होगा सर, नेटवर्क के लिए आपको लाइबिलिटीज भी माइनस करनी पड़ेगी, तो लाइबिलिटीज का जो भी बुक वैल्यू है वो आपको माइनस करके आ जाएगा नेटवर्थ। क्या आ जाएगा, बोल नहीं रहे हो, क्या आ जाएगा, ये नेटवर्क क्या काम आएगी, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के काम आएगी। क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस करके जो नेट कंसिडरेशन आया, उस नेट कंसिडरेशन के अमाउंट में से आपको क्या माइनस करना होगा, सीओए एंड सीओआई। और सीओए एंड सीओआई क्या होता है, हमारा नेटवर्थ होता है, और नेटवर्थ आपको क्या करना होगा, इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ गई बात, टाइम तो हो गया, एक क्वेश्चन ले लेंगे फिर, क्योंकि कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको लग तो है सर क्लियर तो हो गया, नो डाउट, वो तो गया है,
लेकिन पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। कंपाइलर में भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, कंपाइलर में देख सकते हो, स्क्रीन पर देख सकते हो। स्क्रीन पे मैं जैसे छोटा करता हूं तो क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। पढ़ने में आ रहा है क्या बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? फेस टू फेस वालों को तो पढ़ने में आ रहा होगा, स्क्रीन बड़ी है। ऑनलाइन वालों को आ रहा है? ठीक है, यदि पढ़ने में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ ही गया है, तो मैं राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दो पेपर के लिए, पेपर नंबर 5 एज वेल एज पेपर नंबर 2। मेसर्स Shriram Enterprises, a proprietorship having the 2 units. Unit 1 is transferred on 1st April 2021 by the way of slum sale for a total consideration of rupees 14 lakhs only. कितना अमाउंट? एक्चुअल कंसिडरेशन है 14 लाख रुपए। मेरा पुराना क्वेश्चन होता है, पुरानी तरीके से सॉल्व करते और एक्चुअल कंसिडरेशन आप लेते 14 लाख लेते, लेकिन अब हमें पता है FMB 1 और FMB 2 विच एवर इज हायर विल बी कंसिडर्ड। यूनिट 1 वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2005-2006 और अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2021-2022। इसका मतलब आपने 5-6 में स्टार्ट किया था तो आज मोर देन 36 मंथ्स हो गया। और यदि बेटा मोर देन 36 मंथ्स हुआ तो क्या हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। The expenses incurred for this transfer were rupees 38,000. Balance sheet as on 31st March. Balance sheet as on 31st March 2021. 2021 ही होगा, 2022 होगा। आपने डिवीजन का बेचा 1 अप्रैल 2021, तो बेचने से एक दिन पहले मतलब वही, तो आपने जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन मतलब 31 मार्च 2021 और 1 अप्रैल, तो जिस दिन अपने डिवीजन ट्रांसफर किया अंडरटेकिंग बेचा 1 अप्रैल 2021, तो इसका मतलब उसी दिन मतलब 31 मार्च 2021 का आपको क्या दिया हुआ है? पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये आपको लाइबिलिटीज का अमाउंट दिया हुआ है और ये आपको क्या दिया हुआ है? ये एसेट का अमाउंट आपको दिया हुआ है। बिल्डिंग मशीनरी, डेटर्स, पेटेंट्स और ऑन कैपिटल, रिवॉल्यूशन रिजर्व, बैंक लोन और ट्रेड क्रेडिटर्स। अदर इंफॉर्मेशन, रिवॉल्यूशन रिजर्व is created by revising the value of the building. Ignoring any change in the value of the asset on account of revaluation of asset. जब आप एसेट का वैल्यू लोगे तो रिवॉल्यूशन करके यदि कोई एसेट का अमाउंट है, नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम, तो नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम आपको एक बार याद रखना पड़ेगा, यदि किसी भी एसेट को यदि रिवैल्यू किया गया है, रिवॉल्यूशन किया गया है, तो रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट हटा के आपको लेना है। डेप्रिसिएशन एसेट का तो रिटर्न ऑन वैल्यू आ जाएगा, लेकिन नॉन डेप्रिसिएशन एसेट का आप क्या लोगे? बुक वैल्यू। तो लैंड है, लैंड को आपने रिवॉल्यूशन कर दिया, तो लैंड को रिवॉल्यूशन करके आपने ले लिया तो बुक वैल्यू लेना है, लेकिन बुक वैल्यू की वजह से आपको रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट हटाना पड़ेगा। और नॉन और डेप्रिसिएशन एसेट में तो प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या लेते हो? रिटर्न डाउन वैल्यू लेते हो, पर रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट हटाना है, ये याद रखना नेटवर्थ कैलकुलेट करते आई। No individual value of any asset is considered in the transfer deed. Patents were acquired on 1st July 2019, on which no depreciation has been charged. Compute the capital gain for the assessment year 22-23. Compute the capital gain for assessment year 22-23. चलो ठीक है, तो जल्दी जल्दी वर्किंग नोट बनाओ बेटा। पहला वर्किंग नोट क्या बनाएंगे? फॉर्मेट याद कर लो, कैपिटल गेन का फॉर्मेट क्या है?
पहला आइटम क्या चाहिए होता है? FMV। FMV कितनी है? 2 है ना? हाँ, क्या बोले बेटा? करते हैं अभी बताता हूं मैं। लिखो मेरे साथ करो, एक क्वेश्चन करेंगे साथ में तो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 1। कंप्यूटेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 1। और बेटा यदि आपको लग रहा है आपको याद नहीं है तो एक काम करो बेटा, साथ ही साथ क्या करो, जो अभी कंसेप्ट लिखा है ना कंपाइलर में या नोट्स में जहां भी आपने लिख रखा है वो देखते भी जाओ, बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं होता। और जहां आंसर लिखो तो उसको अच्छी तरह लिखाओ। आप वर्किंग नोट से स्टार्ट करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीए में बहुत किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेट यदि आप बनाओगे तो कितना बड़ा बनाओगे, कितना बड़ा नहीं बनाओगे, तो वर्किंग नोट बनाओ ना। बिल्कुल प्रैक्टिकली करना चाहिए काम, थ्योरेटिकल कुछ नहीं होता। सॉल्यूशन कहां से करूं सर? स्कैनर में तो आएगा, तो तुमको पता ही आंसर, मुझे थोड़ी पता है एज स्टूडेंट। तो एज ए स्टूडेंट जो होता है ना वो वाला फील आना चाहिए। लेकिन यस, हम क्या करेंगे जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो उसमें अच्छा सा बॉक्स बना देंगे, ये आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो वो नहीं कि चिपका दिया सब कुछ, प्रॉपर्ली वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 नाउ प्रॉपर सॉल्यूशन, 2 लाइन लीव किया तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है उसमें, ये ध्यान रखना है। लेकिन पहले वर्किंग नोट ही बनाना चाहिए। जीएसटी के लिए जरूरी नहीं होता क्योंकि साथ ही साथ चल जाता है। यहाँ तो पूरा वर्किंग नोट पर ही बेस्ड है सब कुछ ही। फेयर मार्केट वैल्यू 1 आएगा, फेयर मार्केट वैल्यू 2 आएगा, फिर वो आएगा अपना क्या आएगा, नेटवर्थ आएगा, फिर जाके अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले फॉर्मेट बनाने का क्या मतलब, आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन यस ऐसे भी कर सकते हो, दोनों परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या था भूल गया मैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल, लेकिन मैंने क्या बोला, ए अपन बाद में करेंगे, पहले अपन बी प्लस सी प्लस डी ढूंढेंगे। तो बी क्या था, बी क्या था? बी थोड़ी था ये, बी था क्या? ओके, बी था ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क, वो है ही नहीं। सी क्या था, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज नहीं था। डी क्या था, ए मूल प्रॉपर्टी, वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। ए मूल प्रॉपर्टी क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ो। एसेट 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 वाला कॉलम देखो, ये एसेट देखो कितनी एसेट है बेटा, 4 है। बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, पेटेंट। मशीनरी, डेटर, पेटेंट, नाई शेयर्स है, नाई आर्टिस्टिक वर्क है, और नाई ई मूल प्रॉपर्टी है। तो ई मूल प्रॉपर्टी में क्या आता है, बिल्डिंग और लैंड, इतना तो आता ही होगा, तो बिल्कुल आता है। लैंड है नहीं, बिल्डिंग तो है। वेरी गुड। इसमें कहीं डेप्रिसिएबल नॉन डेप्रिसिएबल एसेट की बात की है क्या? गंदी बात क्यों की बेटा, वो तो नेटवर्थ में है ना। वेरी गुड, इसलिए मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, सबको मेरे साथ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, पढ़ के मत करना, क्योंकि तो आएगा, मुझे पता था, इसमें कुछ बोला नहीं, मुझे पता ये डेप्रिसिएबल आएगा, क्योंकि नेटवर्थ में डेप्रिसिएबल है और यहाँ पे ऑर्डर नहीं है। तो रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए माइनस एल, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए माइनस एल। मैं आपको क्लास में याद कराऊंगा, बार बार बोलेंगे तब आके माइंड में सेट होगा। ये पहले इजी था, एक्चुअल कंसिडरेशन खत्म कहानी, 14 लाख रुपए लिया, खत्म कहानी। ऐसा नहीं, एफएमवी 1 होगा, एफएमवी 2 होगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको याद रहेगा, उसका एक रीजन है, एफएमवी 1 बताता है क्या ले सकता था और 2 बताता है एक्चुअल। अब होगा, टेंशन नहीं है। तो बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, डी है। तो अपन सिक्वेंसली देखेंगे, तो डी मतलब बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का कर लेते हैं पोस्टमार्टम। बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग की कौन सी वैल्यू लेते हैं,
स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। अदर इंफॉर्मेशन पढ़ो। द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021 इज रुपीज 10 lakhs। मिल गई बेटा। आपने बिल्डिंग का रिवोल्यूशन रिजर्व क्रिएट किया है, लेकिन बिल्डिंग का जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिवीजन इज रुपीज 10 lakhs। बिल्डिंग ब्रैकेट में लिख दिया बीइंग स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, अमाउंट आ जाएगा आपका रुपीज में, कितना आएगा, जितना अमाउंट है 10 लाख रुपीज। यहां तक क्लियर है बेटा? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन इन द क्लास? अब और क्या आएगा? मशीनरी, डेटर्स, पेटेंट्स। फिर बार बार याद करना पड़ेगा। फेयर मार्केट वैल्यू कोई टेंशन नहीं बेटा, पहली बार पढ़ रहे तो बार बार फॉर्मेट दिखा रहा हूं मैं। बी, सी और डी के बाद किसका नंबर आएगा? ए। तो जितनी भी एसेट दी हुई है, मशीनरी, डेटर्स, पेटेंट्स, किस में जाएगी बेटा? इधर देखो तो ए में जाएगी। किसमें जाएगी? ए में। सिर्फ ए में कौन से वैल्यू लेते हैं अपन? बोल नहीं रहे हो, मजा नहीं आया? देखो, बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेते हैं अपन? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जल्दी बोलो, सही है? कंफर्म? बुक वैल्यू लेंगे, टिप टाप के लिख लो फटाफट। और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया करो, याद रख के मत किया करो। पहली बार जब भी पढ़ो तो देखो प्रोविजन क्या है, प्रोविजन याद करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर प्रोविजन करो, फिर याद करो। जो मन में याद है उसके रख के क्वेश्चन में सॉल्व करो, क्योंकि आपको आधा अधूरा याद है, तो पहली बार तो पढ़ा है। तो प्रोविजन पे फोकस करो। प्रोविजन क्या है? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। तो बी प्लस सी प्लस डी तो हो गया आपका, ए बचा। ए के अंदर क्या जाएगा? पहला आइटम मशीनरी। मैं ब्रैकेट में सब लिखता रहूंगा। कौन सी वैल्यू लेनी है अपने को? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है बेटा? यूनिट 1 की लेनी, यूनिट 2 की नहीं लेनी। सर यूनिट 2 की क्यों नहीं लेनी? क्योंकि आप यूनिट 1 का वैल्यूएशन कर रहे हो, क्योंकि आपने जो डिवीजन सेल किया, ट्रांसफर किया, वो क्या किया? यूनिट 1 किया है। तो यूनिट 1 का मशीनरी का वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू 4 लाख रुपीज। सर डेटर्स का कितना है? डेटर्स का कितना है? डेटर्स का कितना है? 2 लाख रुपीज। कंफर्म? लॉक कर दूं? कोई दिमाग नहीं लगाना। बुक वैल्यू बोल ही रहा है, बुक वैल्यू तो क्या दिमाग लगाना? तो अपना पैटेंट्स, पैटेंट्स अगेन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी बेटा? 2,50,000 रुपीज। ये आ गया आपका असेट का अमाउंट। देयर इज अ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए, सब करके आ गया असेट। कितना अमाउंट आ रही है? 18,50,000 रुपीज। कितना अमाउंट आ रही है? 18,50,000 रुपीज। चेक करना यही आ रहा है क्या? बार बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा बेटा, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? बी प्लस सी प्लस डी माइनस डी प्लस ए माइनस एल, एल फॉर लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी साइड देखो, लाइब्रेरी साइड देखो। ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल लाइब्रेरीज देखिए। ऑन कैपिटल लाइब्रेरीज देखिए बेटा। ए लाइब्रेरीज कौन बोला? नहीं है, डज नॉट इंक्लूड। और ऑन कैपिटल का मतलब जनरली हम मानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात हो रही है, इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इसके लिए वापस से वर्किंग नोट नंबर 2 या 3 आपको बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। मैं नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ ओरली कर रहा हूं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे कर देता हूं। माइनस लाइबिलिटीज। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहां भी कवर कर सकते हो, या अलग से वर्किंग नोट नंबर 2 आ सकते हो। ये जैसे अपन लाइब्रेरीज लेंगे तो पहला आइटम क्या है? ऑन कैपिटल। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? ऑन कैपिटल नहीं लेते। लिखो तो सही, डज नॉट इंक्लूड इक्विटी शेयर्स। तो या तो वर्किंग नोट में लिखो, या यहीं पे जहां पे अपन लाइब्रेरीज लिख रहे हैं तो यहीं पे लिखो डज नॉट इंक्लूड ऑन कैपिटल। फॉर्मेट 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 फॉर्मेट।
पैडल रिजर्व सरप्लस भी नहीं आता बेटा। देखो 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 सामने देखो, तो इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ते रहो सामने। क्वेश्चन के अंदर क्या है, ऑन कैपिटल नहीं आएगा, रिवोल्यूशन रिजर्व भी नहीं आएगा, पॉइंट नंबर थर्ड स्क्रीन पे देखो, पॉइंट नंबर थर्ड रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं आएगा, ऑन कैपिटल इक्विटी शेयर्स भी नहीं आएगा, बैंक लोन आएगा और ट्रेड क्रेडिटर्स भी आएगा। और ब्रैकेट में दिया होगा यूनिट 1 का 75% है, 70% है, और यूनिट 1 का 25% क्रेडिटर्स है, तो वो इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो लाइब्रेरीज कितना आएगा बेटा यूनिट 1 का, एक काम करो ऐसे करो, और ज्यादा वर्किंग नोट में डालने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे बन गया, ऐसे भी कर लो। ऑन कैपिटल ब्रैकेट में लिख लो नॉट इंक्लूड इन द लाइब्रेरीज। सेकेंड आइटम क्या था बेटा, रिवोल्यूशन रिजर्व, ब्रैकेट में लिख लो नॉट, ब्रैकेट में लिख लो नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड। थर्ड आइटम क्या है, बैंक लोन कितना परसेंट है यूनिट 1 का, 70%। तो 70% के हिसाब से कितना आएगा, 4 लाख का 70% 2,80,000 आएगा। $2,80,000 और ट्रेड क्रेडिटर्स कितना परसेंट, 25% फॉर द यूनिट 1, और टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है तो कितना है बेटा 87,500, दोनों को ऐड कर लो। लाइब्रेरीज का अमाउंट कितना आएगा, ये माइनस करेंगे तो क्या क्या बोलेंगे उसको अपन, वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे फेयर मार्केट वैल्यू 1, फेयर मार्केट वैल्यू 1। कितना है अमाउंट, 14 लाख 32 है 82, चेक करना बेटा, 14,82,500 रुपीज का अमाउंट आएगा, कैलकुलेट करना, 32 नहीं होगा बेटा। क्लियर, हाँ एग्जाम में बोलो, नहीं जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप देखो कि यदि लैक्स में दिया है, पूरा अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, यदि पूरा फुल अमाउंट है तो फुल करो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आता है 14.825, तो लफड़ा आता है कहीं ना कहीं। तो रुपीज इन लैक्स मत करो, क्योंकि रुपीज इन लैक्स होगा 18.5 माइनस होगा 3.675 की जगह आप 3.67 लिख दोगे, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, लेकिन लास्ट का 5 उठ जाता है, फिर आप 100% डेसिमल लो, फिर चलेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो चलेगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कैसे भी कर सकते हो, वो अपनी है, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो कैलकुलेटर को ही है ना, तो वो जैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रुपीज इन लैक्स कॉमन करके भी कर सकते हो। ये फेयर मार्केट वैल्यू का ही नोट था, वो हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 2। मुझे पता तुम लोग भूल गए हो, मैं फेयर मार्केट वैल्यू 2 दिखा देता हूं बेटा, जल्दी से देखो बेटा, E प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, क्या लेंगे अपन फेयर मार्केट वैल्यू 2 में, सर फेयर मार्केट वैल्यू 2 के अंदर हम लेंगे सर जो मॉनेटरी अमाउंट मिला, मॉनेटरी कितना मिला इस क्वेश्चन के अंदर, 14 लाख रुपए का मॉनेटरी अमाउंट मिला आपको, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, यहाँ पे कहाँ है ये,
बाय द वे ऑफ स्लम सेल फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपए का आपको मॉनेटरी अमाउंट मिला। और नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन कुछ और मिला इसके अलावा? नॉन मॉनेटरी किस दिया क्या? जो आपने यूनिट 1 ट्रांसफर किया तो यूनिट 1 को बेचने पर 14 लाख रुपीस के अलावा कोई बिल्डिंग मिली हो, कोई शेयर्स मिला हो, कुछ और मिला? कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको कोई शेयर्स मिला हो, कोई बिल्डिंग मिली हो, कोई और कुछ मिला हो? नहीं। क्या मिला? सिर्फ 14 लाख रुपए मॉनेटरी वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू तो आपको टोटली दिया हुआ है इजी तरीके पे। कितना अमाउंट है? फेयर मार्केट वैल्यू 2, वैल्यू ऑफ या अमाउंट ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन। मॉनेटरी कंसिडरेशन कितना अमाउंट है बेटा? वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन नील। तो टोटल कितना आएगा बेटा? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन कुछ है ही नहीं, तो ये आ गया आपका फेयर मार्केट वैल्यू 2। कोई कंफ्यूजन? फेयर मार्केट वैल्यू 2 भी आ गया अपना। हाँ बोलो। सी बात है, आपने डिवीजन बेचा, तो जो डिवीजन बेचा तो डिवीजन के बदले क्या क्या दिया वो तो क्वेश्चन ही बताएगा ना। मैं अपने मन से थोड़ा लूंगा कि बिल्डिंग रही हो। मैंने बिल्डिंग दी है, उन्होंने भी तो बिल्डिंग दे सकते ना उस बदले में। तो जो बिल्डिंग आपने दी है वो वाले मतलब लेना बेटा। हेलो, फेयर मार्केट वैल्यू 2 का मतलब बेटा ये नहीं है, ये वाली बिल्डिंग नहीं है, ये तो हमारी बिल्डिंग है। कंसिडरेशन लेने को बोलते, देने को नहीं बोलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। तो कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है। कंसिडरेशन क्या होता है? जो मिलता है। तो भैया जो बिल्डिंग आपको मिलेगा तो बात करनी है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला 14 लाख रुपए मिले, कुछ मिला ही नहीं। ना शेयर्स मिला, ना कोई सिक्योरिटीज मिला, ना कोई बिल्डिंग मिला, ना कोई ज्वेलरी मिला, कुछ मिला ही नहीं। क्या मिला? 14 लाख रुपए। जैसे मॉनिटरी था तो मॉनिटरी का बने अमाउंट 14 लाख रुपए लिख लिया। तो ये आ गया फुल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2। और ये आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। उसके बारे में क्या करना होगा? एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर। तो वो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया 38,000 रुपीज। वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 कौन सा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। वर्किंग नोट नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है बेटा? नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड। मुझे पता है तुम भूल गया। तो याद कर लो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, यह है बेटा डेप्रिसिएबल नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। फेयर मार्केट वैल्यू के टाइम में हमने बात की कि डेप्रिसिएबल नॉन डेप्रिसिएबल एसेट की। पॉइंट टू भी नोटेड बेटा। लेकिन जब आप नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे डिवीजन की, तो उस केस में आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो फॉर्मेट डिवाइड है। अब चलेगा समझ में आई बात? कब? जब आप कैलकुलेट करोगे ना, क्या कैलकुलेट करोगे? नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएबल एसेट और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। तो डेप्रिसिएबल एसेट की कौन सी वैल्यू लेंगे? रिटर्न ऑन वैल्यू। और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट की क्या लेंगे? बुक वैल्यू। कंफर्म। तो जल्दी से आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर अपन 3। क्या कैलकुलेट करेंगे? ये सबसे पहले एसेट माइनस करनी है। नेटवर्थ कैलकुलेट करते रहेंगे, आपको एसेट माइनस करनी है। एसेट कौन सी होगी? डेप्रिसिएबल नॉन डेप्रिसिएबल। तो जल्दी से बताओ बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग क्या है? डेप्रिसिएबल एसेट। तो डेप्रिसिएबल एसेट की कौन सी वैल्यू लोगे? रिटर्न डाउन वैल्यू, लेकिन एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन।
तो रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है उसको हटाना पड़ेगा। तो रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट कितना बेटा 5 लाख, तो 5 लाख यूनिट 1 का ही है तो वो हटाना पड़ेगा। और बिल्डिंग का कहीं भी आपको रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं दिया हुआ, यदि होता तो वो कंसिडर कर लेते, तो जो बुक वैल्यू है वही रिटर्न डाउन वैल्यू है। कब से लगाओगी, कब से लगाओगी? हर एक चीज बताओ, अकाउंट्स आती है क्या अकाउंट्स? तो अकाउंट्स के अंदर जो बिल्डिंग की वैल्यू लेते हो वो डेप्रिसिएबल एसेट के अंदर जो वैल्यू लेते हो कौन सी वैल्यू लेते हो? आफ्टर डेप्रिसिएशन ही लेते हो। तो हमने माना कि डेप्रिसिएशन आपने सही माइनस किया होगा इनकम टैक्स वाले, तो ये जो बुक वैल्यू है रिटर्न डाउन वैल्यू है एज पर इनकम टैक्स, हम ये मान रहे हैं, ये मान रहे हैं हम। वैसे तो अकाउंट्स वाले कितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, लेकिन मानते हैं कि हमारा 10% होता है ना, वही वाला आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहला पॉइंट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में क्या करेंगे बेटा, एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज 5 लाख, कितना है अमाउंट? 8 लाख। सेकेंड आइटम है मशीनरी, मशीनरी डेप्रिसिएबल एसेट है नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है? मशीनरी भी डेप्रिसिएबल एसेट है, तो मशीनरी का भी कौन सा वैल्यू लेंगे बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू। हमें मानते हैं कि जो बुक वैल्यू है रिटर्न डाउन वैल्यू है तो कितना आएगा अमाउंट? 4 लाख। डेटर्स क्या है? नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट की कौन सी वैल्यू लेते हैं? डेटर्स की नॉन डेप्रिसिएबल एसेट की कौन सी वैल्यू लेते हैं? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। एंड लास्ट आइटम कौन सा है? पेटेंट 2.5 लाख। पेटेंट क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एट द रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 25%। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये, पेटेंट पे नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। और उनमें से एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी पेटेंट है। तो जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है उसका एक ब्लॉक ऑफ एसेट बना हुआ है, ब्लॉक ऑफ एसेट की कैटेगरी है ये भी, तो 25% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और जो डेप्रिसिएबल एसेट है वो बुक वैल्यू, सर मैं एज्यूम कर लूं जरा चाटा लगा, अब आएगा ये पॉइंट। आपने बिल्डिंग में मान लिया कि जो बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू है, पेटेंट पे नहीं मान सकते, क्यों बेटा? और पढ़ना आता है पॉइंट नंबर 3, यदि पढ़े लिखे तो पढ़ो पॉइंट नंबर 3 जल्दी से बेटा। पेटेंट वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2019, 2019 में खरीदे, ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया अभी तक। तो ऐसा मतलब जो पेटेंट की वैल्यू जो बुक्स में आ रही है उसे मैं रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं हमने। क्या मान ले, आगे लगा दो, इसे किसे मान, सब दे रखा है तो समझ में आया कि नहीं बेटा? और पॉइंट का समझना पड़ेगा वरना आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। रीजन समझ में आया बेटा? तो इसका मतलब पेटेंट क्या है बेटा? डेप्रिसिएबल एसेट। बोलो पेटेंट क्या है? डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट की कौन सी वैल्यू लेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी है। कुछ बच्चों के दिमाग में लड़ाई आ सकती है, सर ये तो बेईमानी है सर, आपने मशीनरी की बुक वैल्यू कहाँ ली? तो लिखो रिटर्न डाउन वैल्यू ली, एज्यूम कर लिया रिटर्न डाउन वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। हाँ ऐसे लिखो। हाँ तुम लाइक बाद में कंफ्यूज होंगे जब क्वेश्चन देखोगे, सर बेईमानी है, तो बेटा फॉर्मेट नहीं बदल रहा हमें पता है। जब नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे तो असेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे। असेट 2 कैटेगरी की होगी, डेप्रिसिएबल और नॉन डेप्रिसिएबल। और जो डेप्रिसिएबल एसेट होगी लाइक मशीनरी, तो मशीनरी डेप्रिसिएबल एसेट है, तो मुझे रिटर्न डाउन वैल्यू ही लेनी है और मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू ही लिया, लेकिन बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू सेम मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यदि इस क्वेश्चन में मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू होता तो मैं 4 लाख नहीं लेता, जो होता वो लेता। और मुझे लगता है मैंने पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दिया। डेटर्स का मैंने क्या लिया बेटा? बुक वैल्यू। मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में जिससे कि फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं। पेटेंट क्या है? नॉन डेप्रिसिएबल एसेट या डेप्रिसिएबल एसेट?
डेप्रिसिएबल एसेट, इतनी बार बोल दिया माइंड में सेट हो गया होगा सर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसका ब्लॉक को एसेट है, 25% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एवरी ईयर। और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज होता है, ये सारा आपको पता होगा। मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं होती, नहीं होती, मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं होती भैया। ऐसा मत करना कि 11 महीने, सारे 10 महीने, सारे पौने 11 महीने, ना, महीने का कैलकुलेशन नहीं होता, पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। पर एक ही एक्सेप्शन है, लेस देन 180 डेज हो तो आप रेट लगती है, वरना फुल रेट लगती है। बट डेज वाइज कैलकुलेशन नहीं करना, 2 महीने का, 8 महीने का, ऐसे नहीं होता, या तो पूरा लगेगा या आधा रेट लगेगा, 2 ही पॉइंट है। तो अभी क्या करना होगा सर, ये जो पेटेंट है बीइंग डेप्रिसिएबल एसेट, तो क्या होगा बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो 2 तरीके, या तो यहीं पे वर्किंग नोट बना दो या अलग से वर्किंग नोट बना दो। अपन यहां पे भी लिख सकते हैं बेटा, यहीं पे कर लेते हैं। आप चाहो तो अलग से वर्किंग नोट नंबर 4 बना के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पैटर्न आपने कब खरीदा, पैटर्न एक्वायर्ड ऑन, बोलो बोलो बोलो, 1 जुलाई 2019। तो पहले, और कितने का खरीदा है, 2.5 लाख रुपए का। ये क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो। 2.5 लाख रुपए का पेटेंट आपने 1 जुलाई 2019 को खरीदा, पहला फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर मत यूज करो, प्रीवियस ईयर यूज करो। इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर पर यूज बोलता है। 2019 2020 बेटा 10 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, इनकम टैक्स में 10 महीने नहीं होता, 11 महीने नहीं होता। हमें अकाउंट्स में करने की आदत है, अकाउंट्स में होता कि प्रॉपर 10 महीने का, 11 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जितना यूज हुआ उतना होता है, यहां नहीं होता। यदि 180 डेज से ज्यादा है तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। रेट कितना है, 25%। तो कितना वैल्यू आया बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 20, कितना है अमाउंट। ये तो आपको पता ही है कि इनकम टैक्स में जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं होता, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो नहीं किया जाता, WDV फॉलो किया जाता है। तो अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा कौन सा वाला बेटा, 2020 2021, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 21 22 है। तो 2021 का तो पूरा प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितना, 25%। तो 1,87,500 का 25% कितना आया, 46,875। या माइनस करो, ये माइनस करके जो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी दैट इज एज ऑन 1 अप्रैल 2021, कितना है अमाउंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डन बाय एवरीवन। समझ में आ रहा है सबको। पेटेंट डेप्रिसिएबल एसेट है, इसलिए रिटर्न डाउन वैल्यू लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन विच नो डेप्रिसिएशन इज बीन चार्ज। मतलब ये कि यहाँ पे जो पेटेंट का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए का, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं है, तो वो ओरिजिनल बुक वैल्यू है, वो रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके बना लिया, और हमें याद था कि पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, उस पर 25% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो उसके आधार पर हमने चार्ज कर दिया। आगे कंटिन्यू करें बेटा, अब तो कुछ है ही नहीं, अब सॉल्यूशन आएगा। लेकिन ये वैल्यू अपने लिखी नहीं है बेटा, कितना वैल्यू है, 1,40625, ये ऐड कर दो तो ये आ जाएगा ओनली असेट, माइनस लाइबिलिटीज में करनी बेटा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या आया, नेटवर्थ है, नेटवर्थ, टारगेट मत बोलो प्यारी बच्ची। और नेटवर्थ का मतलब क्या हुआ, जितना भी एसेट का अमाउंट है पूरा का एसेट का अमाउंट कैलकुलेट करो,
कितना है अमाउंट? 15,40,625 माइनस क्या करेंगे? लाइब्रेरीज। और लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है? आउटसाइड लाइब्रेरीज। और इसमें भी रिवोल्यूशन नहीं होता, रिजर्व नहीं आता, कैपिटल नहीं आता। लाइब्रेरीज लेनी है, आउटसाइड लाइब्रेरीज लेनी है। क्रेडिटर्स 3,50,000 का कितना परसेंट? लोन कितना था? ये आ गया आपका नेट वर्थ। कितना है अमाउंट? 11,73,125। एक बार चेक करना, यही आ रहा है क्या अमाउंट? 11,73,125 यही आ रहा है क्या अमाउंट? जल्दी बता बताओ। डन। अब आते हैं अपन सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है बेटा अपना? क्या है सॉल्यूशन? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मेसर्स श्रीराम एंटरप्राइजेज ऑन स्लम सेल। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्या वर्ड है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दैट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू 1, फेयर मार्केट वैल्यू 2, विच एवर इज आया। तो अब एक बार लिख देना क्या है फेयर मार्केट वैल्यू 1 और 2, विच एवर इज आया। बताओ कितना आएगा अमाउंट? 1,482500। फेयर मार्केट वैल्यू 1 आपका 1,482500 आया था, 2 में आपका ओनली 40 लाख रुपीज आया था, विच एवर इज आया, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो ट्रांसफर पर एक्सपेंसेस कितने लगे? इसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? नेट कंसिडरेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना आया अमाउंट? अब क्या माइनस करेंगे? नेट वर्थ, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि 2005 का यूनिट 1 है और मैंने बेचा है 2021 में, तो ये लॉन्ग टर्म है, मोर देन 36 मंथ है, फिर भी इंडेक्शन नहीं होता। राइट एवरीवन? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज अ नेट वर्थ कितना आया था? अभी मैंने जो कैलकुलेट किया था 11,73,125 माइनस किया तो ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज अ 2,71,375। और मुझे लगता है कंसेप्ट समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और है, वो प्रैक्टिस के लिए हम कर लेंगे और बाकी कुछ और पॉइंट भी जो रह गए तो एक बार हम कल ले लेंगे। एक बार के लिए अपन क्लास को वाइंड अप करते हैं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।